एक मुकम्मल इत्तेफाक किया कि पार्लियामान में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और पार्लियामान के बाहर उनको हम इकट्ठा करेंगे और इस मुशावरत के अमल को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। इस बात पर इत्तेफाक है कि हम एक मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ जाएंगे। अपोजिशन का तकसीम और उसके दरमियान यकसुई का फकदान, ये शायद इन हालात में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए मुफीद नहीं होगा। इफादियत इसी में है कि हम आपस की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो शिकायतें हैं, बड़े एतमाद के साथ, बाहमी एहतराम के साथ उसको हम दूर करें। हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक पर इत्तिफ़ाक़ राय है, लेकिन उसके लिए यकसुई चाहिए, एक हिकमत अमली चाहिए, मुश्तरका इक़दामात का एक तरीक़ाकार चाहिए। तो इसमें हम सबको शामिल करना चाहेंगे और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हम फिर आइंदा का एक वाज़ेह लाए अमल कौम को दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ज़रा देखें कराची के मनाज़िर, दिखाएं जी। ये शहर यतीम हो गया, मस्कीन हो गया, बेड़ा गर्क हो गया इस शहर का, और इसके हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही। ये मनाज़िर आप देखें, ये कराची के वो लोग हैं, ये देखें वो बेचारे। आप फ्लो चेक करें पानी का, गाड़ियों की हालत चेक करें, लोगों की अमलाक का नुकसान आप चेक करें। जो रेस्क्यू करने वाले हैं वो बेचारे खुद फंस गए हैं। बल्कि मैं आज एक मंजर देख रहा था, अभी मैंने अपने मोबाइल में दोबारा उसको देखा। वो एक कोई 100 साल का आदमी है, 100 किलो वजन का आदमी है और अच्छी खासी उसकी उम्र है। वो दूसरी मंजिल से उसने छलांग मारी अपने घर के बाहर सड़क पे और उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो नीचे पानी इतना ज़्यादा था। ये पानी किधर से आ रहा है? बारिश का रिकॉर्ड ज़रूर टूटा, लेकिन इतना भी नहीं टूट गया। इस शहर में पहले भी बारिशें होती रही हैं, बहुत बारिशें होती रही हैं, लेकिन ये बारिशें आपके पोल खोल रही हैं। ये आपके पोल खोल रही हैं कि आपने इस शहर के साथ क्या किया। आपने इस शहर के साथ जुल्म किया, इस शहर के साथ किया आपने। और इसके अंदर से आपको इक़्तिदार मिलता है, इसके अंदर से आपको पैसा मिलता है, इसके अंदर से आपको टैक्स मिलता है, इस शहर के अंदर आपको प्रोटोकॉल मिलते हैं, इस शहर के अंदर आपको सिक्योरिटी मिलती है। जरा चेक करवाएं उन लोगों के घरों को जो इक़्तिदार में हैं कि उनके घर डूबे हैं या नहीं डूबे, या उन्होंने अपने घरों में क्या बंदोबस्त करके रखा हुआ है। गरीबों के सारे इलाके डूब गए, गरीबों की सारी बस्तियां जो तबाह हो गई, उनकी दुकानों में पड़ा हुआ सामान तबाह हो गया, उनके घरों के अंदर पड़ा हुआ सामान तबाह हो गया। और आप सिर्फ लंबे बूट और बरसाती पहन के बाहर निकल के आप ये साबित कर रहे हैं कि मैं इजहार यकजहती कर रहा हूं, इसका भी पॉलिटिकल फायदा लेंगे आप। बहुत बड़ा जुल्म हुआ इस शहर के साथ, एक दफा नहीं हुआ, कई बार हुआ, और पॉलिटिकल पार्टीज ने किया जिनको यहां पे इक़्तिदार मिलता रहा है। चाहे वहां की ज़िले हुकूमत है, चाहे वहां की सूबाई हुकूमत है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। और वफाकी हुकूमत जिसको इन्होंने 14 सीटें दी, वो भी इनके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल है और वो भी जिम्मेदार है। ये शहर अकेला रह गया ऐसा लगता है इतनी सारी सियासी जमातों के बीच में। इन लोगों ने उम्मीद बांधी है हर इलेक्शन में कि इनकी किस्मत बदलेगी, लेकिन इनकी किस्मत कहां बदलती है। कभी यहां गोलियां चलाने वाले आ जाते हैं, कभी यहां पे भत्ता लेने वाले आ जाते हैं, कभी यहां गैंग वॉर वाले आ जाते हैं, कभी यहां पे जो है वो सरकारी माफिया लूटना शुरू कर देते हैं। मुझे एक ब्यूरोक्रेट मिले थोड़े दिन पहले, उन्होंने बड़ी अजीब बात बताई मुझे। उन्होंने कहा जी मैं सिंध में रह के आया हूं और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि पंजाब का ब्यूरोक्रेट वहां के ब्यूरोक्रेट के सामने जो है वो वलीउल्लाह है। ये मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने बात बताई और फिर उन्होंने मिसालों के साथ मुझे समझाई ये बात। और वो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो अपना तजुर्बा वो लिख भी रहे हैं। वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, अपनी किताब में लिख के बताऊंगा कि वहां क्या सूरत हाल है। तो ऐसे शहर के साथ या ऐसे सूबे के साथ ये होना ओबियस है, नॉर्मल है। शहर यतीम हो गया, बेबस हो गया। क्या हालत है उस शहर की। ये हस्ता बस्ता शहर था, जबरदस्त किस्म का शहर था, लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी तरह से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है कि उन्होंने इस शहर को तबाह कर दिया। लोगों की अमलाक गाड़ियां जो डूब रही हैं, आप मुझे बताएं कौन देगा इनको गाड़ियां लेके, कौन इनको गाड़ियां लेके जाए। आप इनका तमाशा देखने निकले हैं बरसाती पहन के। वजीर आला सिंध इनका तमाशा देखने के लिए निकले कि मैं देखूं इनको कितनी चोट लगी और कितना मजा है। इन्होंने हमें वोट नहीं ना दिए 2018 के इलेक्शन में, जरा मजा चखते हैं, जाके देखते हैं इनको। इनका तमाशा देखने के लिए निकले ना आप। अगर आप इनका तमाशा देखने के लिए निकले हैं तो हंसिए इनके ऊपर और इनकी मजबूरी के ऊपर। ये बरसाती मेंढक हैं। थोड़े दिन पहले वो बख्तावर भुट्टो जरदारी ने एक वो ट्वीट भी किया था। तो ये बरसाती मेंढकों के साथ यही होगा जो इनके साथ हो रहा है। बारिश आती है, पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है, ज्यादा पानी आता है, ज्यादा बारिश आई है, ज्यादा पानी आ गया है। लेकिन जरा पता करके बताएं मुझे कि बिलावल हाउस में पानी आया है और कितना पानी आया है, कौन कौन डूबा है। या गरीब का बच्चा ही डूबेगा, हर दफा गरीब का बच्चा डूबेगा। वो बेचारा आपने यतीम छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, मस्कीन छोड़ दिया इस शहर को, बेड़ा गर्क करके रख दिया इस शहर को अपनी सियासतों के अंदर। आपको हर चीज चाहिए, इस शहर से आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके बदले में आप इस शहर को कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे इस शहर को आप। और ये हालत इस शहर की जो है वो ये बता रही है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज
के पास इस शहर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद इनके शहरियों को अब हार मान लेनी चाहिए कि इन तिलों से तेल नहीं निकलेगा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें रियाज फतेह राणा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हैं PMLN से, सहर कामरान साहिबा हैं हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और ये आप कराची की सूरत हाल एक दफ़ा फिर ये मनाजर यार दिखाई जाए आप पूरे प्रोग्राम में। कराची मेरा शहर है, मुझे दुखता है, मुझे दर्द होती है उसको ऐसे देख के। यार गरीब आदमी बेचारा एक सोफा सेट लेना होता है ना, उसने वो पहले 10 दुकानें जाके फिरता है। एक उसने सोफा लेना है, ये कुर्सी लेनी है, वो जाके पहले 10 दुकानें फिरेगा, फिर वो अपनी जेब को देखेगा, फिर वो उस चीज को देखेगा, फिर वो सौदा करेगा, बड़े अरमानों के साथ ला के वो अपने घर के एक छोटे से कमरे में वो सोफा रखता है। और भीग गया है, वो गटर का पानी उसके अंदर चला गया है, जाया होगी उसकी कमाई। उसको नया सोफा कौन लेके देगा? उसका टीवी, उसका रेडियो खराब हो गया, कौन ठीक करके देगा? उसके घर में आपके घर जैसी कीमती गाड़ियां नहीं है, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, बताएं कौन लेके देगा? ये जुल्म और ये जबर है, ये और कुछ नहीं है। आपने टाइम पे अगर कराची के नाले साफ किए होते, अगर आपने टाइमली सारी चीजों को कंट्रोल किया होता। ये कौन सी बारिश है? इतनी बारिश तो दुनिया के हर मुल्क में होती है, बड़े बड़े तमाम शहरों में होती है। इसको मैनेज कर लिया जाता है और पानी जो है वो निकल भी जाता है। लेकिन यहां पे जब पानी आता है बेड़ा गर्क हो जाता है, कई दिनों तक ताफुन फैला रहता है। गंदगी के कितने बड़े बड़े ढेर, आप कराची एयरपोर्ट से उतरे और शहर के अंदर निकल जाएं आप, तो आपको पता चलता है कि इस शहर में गंदगी के कितने बड़े बड़े ढेर हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों ने इस शहर पे तवज्जो नहीं दी, हालांकि इस शहर ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। मैं मेहमानों से आगाज़ करता हूं बातचीत का। सबसे पहले डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब से। डॉक्टर साहब, इस शहर का कसूर क्या है? सिर्फ मुझे इतना बता दें। मैं समझता हूं कि इमरान भाई, जितने आपने अपने जज्बात का इजहार किया एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, कतई नज़र के आपका ताल्लुक़ इस शोबे से है और मेरा ताल्लुक़ इस शोबे से है, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूं और मैं उनके साथ हूं। मैं उनके साथ इसलिए हूं कि शहर का कसूर ये है कि ये शहर पाकिस्तान की मईशत का 50% या शायद इससे ज़्यादा हिस्सा डालता है पाकिस्तान की मईशत में। ये हमारा इकोनॉमिक कैपिटल है, ये इसका कसूर है। और इसका कसूर ये है कि चारों सूबों से लोग वहाँ जाके अपने कारोबार के लिए और अपने रिज़्क़ और रोज़गार के लिए आबाद हैं, और ये 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पेट भरता है। और वहाँ पे जो अरबपति लोग हैं वो भी सैकड़ों में नहीं है बल्कि हज़ारों में हैं। और ये हमारा, आप ये कहें कि सबका प्यारा शहर है। और इसके साथ जो जुल्म और सितम रवा रखा गया, चाहे इससे पहले अदवार में दहशतगर्दी की शक्ल में, बताखोरी की शक्ल में, टारगेट किलिंग की शक्ल में, वो एक अलग कहानी है। और ये जो मिसमैनेजमेंट है, मैं कहूँगा कि इसका ज़िम्मेदार कोई भी है, और यकीनन वो लोग ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने इसकी नालों की सफाई करनी है, जिन्होंने इसकी सड़कें बनानी है, जिन्होंने निकासी आपको ठीक करना है, और जिन्होंने इस शहर के तमाम म्यूनसिपल फंक्शंस का ज़िम्मा लिया हुआ है, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। और यहाँ पे जो मामूलात ज़िंदगी मैं देखता हूँ, मैं ख़ुद भी देख रहा था कि गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ तक डूबी हुई हैं, उनके सिर्फ ऊपर साइलेंसर नज़र आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पूरे के पूरे डूबे हुए हैं, ऊपर उसके हैंडल नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, छत नज़र आ रही है, और उनके आगे पीछे जो मट्टी पड़ी हुई है, लोग उस पर ऐसे चल फिर रहे हैं जैसे मैदान है। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये तस्वीर क्या है। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि दूसरी मंजिल से लोग कराची की कोई गली है या सड़क है, उस पर छलांग इस तरह मार रहे हैं जैसे स्विमिंग पूल में छलांग मारी जाती है। यानी पानी की गहराई इतनी है कि दूसरी मंजिल से एक शख्स छलांग मार रहा है सर के बल और तैर के वो एक साइड पे हो रहा है। इतनी गहराई है उस पानी की जो उस गली में फिर रहा है, और वो कराची की गली है। और जिन नुकसानात की आपने बात की है, मैं बिल्कुल आपसे इसमें भी इत्तफाक करता हूँ कि गरीब आदमी के लिए उसका मोटरसाइकिल, वो अमीर आदमी के लिए उसके घर में जो मर्सिडीज़ गाड़ी खड़ी है, उससे ज़्यादा उसे अजीज़ भी है, उससे ज़्यादा मुफीद भी है, उसके बच्चों की तालीम भी उसी पे हो रही है, उसका रोज़गार भी उसी से मुंसलिक है, और उसकी हर इमरजेंसी की ड्यूटी भी वो एक मोटरसाइकिल कर रहा है, जो इस तरह के हालात में या बह गया या इस काबिल नहीं रहा कि दोबारा वो इस्तेमाल हो सके। और ये नुकसान जिसका अंदाज़ा हमेशा अंदाज़ों की शक्ल में लगाया जाता है, ये अगर लाखों में कहें तो करोड़ों में होता है, असल में अगर करोड़ों में कहें तो ये अरबों में होता है जो गरीब आदमी का नुकसान होता है, और ये उसकी कुल जमा पूंजी होती है। ये ऐसा नहीं होता कि जनाब किसी के पास 10 गाड़ियाँ 2 डूब गई हैं या दरिया में बह गई हैं, वो उसकी कुल जमा पूंजी होती है, उसकी मताए हयात होती है, जो जब चली जाती है तो उसके बाद नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना और दोबारा से मामूलात ज़िंदगी चलाना वो उसके लिए मुमकिन नहीं होता। उन्होंने पता नहीं कहाँ से जतन करके
और कहाँ कहाँ से अपनी जो उनकी बेगमात होती है उनके जेवर बेच के उन्होंने कोई इस तरह के मामलात अपनी ज़िंदगी के चलाए होते हैं कि जिनसे वो रोज़मर्रा के मामलात का गुजारा करते हैं। डॉक्टर तो ये साहब, बहुत एक बड़ा सेकंड अलमिया है, इसमें जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। डॉक्टर साहब मैं जरा एक मिनट, इस दफा ना कराची के शहरियों ने 14 सीटें दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सीटों का ही पास रख लेते, उन शहरियों का पास रखते जो बाहर से आपको वोट डालने आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेशल पैकेज लेके चली जाती, आपके किसी ने हाथ तो नहीं बांधते थे ना फतियाना साहब। अगर ये काम नहीं कर पा रहे, आपको लगता है पीपल्स पार्टी अकेली नहीं कर पा रही, आपको लगता है अगर एमक्यूएम नहीं कर पा रही, अब उनका दिल ही नहीं कर रहा करने को, तो साहब आपको तो वोट दिए थे इस शहर ने, आप मुड़ के देख लेते उसकी तरफ के उसका क्या हाल हो रहा है। इमरान भाई, आपने जो मंजर कशी की है यकीनी तौर पर आपने बहुत सही कहा। एक दफ़ा मैं इटली के शहर रूम गया तो मुझे महसूस हुआ कि रूम की गलियां, सड़कें, मकानात कराची से मिलते जुलते हैं। फिर मैं अब देखा कि जो दुनिया का मुल्क जहां गलियों में सड़कों पर सड़कें नहीं हैं, नदियां हैं और कश्तियां चलती हैं, वो वीनस है। तो अब महसूस होता है कि कराची का दूसरा नाम वीनस हो गया है। और इसमें हैरानकुन बात है कि इतनी हालात ख़राब हैं। एक वक्त में मैं कराची जाया करता था जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, बहुत एंजॉय करते थे, इतना साफ़ सुथरा शहर, इतने अच्छे माहौल, ट्रैफिक का सेंस। अब जब फिर दरमियान में एक दौर आया कि वहाँ पे खौफ महसूस होने लगा, इतनी दहशत गर्दी और पर्ची सिस्टम और कब्ज़ा ग्रुप। अब हालत ये है कि कराची में जाते हुए फिर डर लगता है कि वहाँ पे कहीं आप गाड़ी धुनस जाए किसी गटर में, कोई पता ही नहीं है। इस वक्त कराची के जो बड़े मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा मसला कचरा है, सफाई ना होना। दूसरा मसला पीने का साफ पानी है, जहाँ टैंकर ने कब्ज़ा किया हुआ है, लोगों ने प्राइवेट टैंकर्स रखे हुए हैं। थर्ड मसला सीवरेज का है, सिस्टम सारा चोक हो चुका है, गंदा पानी उबल कर बाहर आ रहा है। आपको तो बहुत अच्छा पता है इन सारे मसाइल का, तो आपने क्या किया? देखा होगा सर, आपको तो बहुत अच्छा पता है, तो आपने क्या किया 2 साल में? तो छतों पे लोग बैठे हुए हैं, लटके हुए हैं दरवाजों के साथ। आपको नजर आ रहा है सब यहाँ कुछ? पे तो 2 साल में क्या किया सर आपने? हैं तो इन हालात में हमने, जी मैं आपको बताता हूँ, देखे ना, यही वजह इनकी नाकस कारकर्दगी की बिना पे अवाम ने रद्द किया इनको और 14 अरकान हमारे मुंतखब हुए कराची से। ठीक है, इस वक्त कराची की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी भी। हमने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से हम वहाँ मदाखलत करें, कुछ कोशिश करें, तो इन्होंने हमेशा कहा कि आपका कोई काम नहीं है, सारे सूबाई महकमे हैं, 18वीं तरमीम आ गई है। हमें आगे से लाल झंडी 18वीं तरमीम की दिखा देते थे। लेकिन जब हालात और पानी सर से गुजर गया तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नहीं, अब हम देखते हैं कि कैसे कराची के अवाम को तनहा छोड़ने की रवश तब्दील नहीं होती। तब प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर फैसला किया, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA को भिजवाया और वहाँ पे अब फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, फ़ौज के इदारे, वफाकी हुकूमत का पैसा और वफाकी हुकूमत के इदारे वहाँ पे काम कर रहे हैं तेज़ी के साथ। आपने देखा कि नालों की खुदाई तक नहीं हुई, अंदाज़ा करें। अब वफाकी हुकूमत सर ये तो देखें, अभी 1 मिनट याद फजान साहब, ये सारे असेसमेंट मौजूद थे पिछले साल। एक सेकंड, पिछले साल अली जैदी ने सफाई करवाई थी और उसने वार्न कर दिया था कि ये शहर बहुत बुरी तरह तबाह होगा। अली जैदी को पता था, और आप अली जैदी को पता था, इसका मतलब है आपकी हुकूमत को पता था कि ये होने जा रहा है। तो ये अब सीजन आ गया जब तबाही फैल गई, अब बचता है कि जब चिड़िया हुकूमत तो देखें ना, हुकूमत का विजन और विजडम ये होती है कि वो मुसीबत आने से पहले उसको पहले से जांच ले, उसको समझ ले और उसको दूर कर दे। अब आप आए मैदान में जब कराची डूब गया। जी इमरान साहब ये कहते थे कि आप वफाकी हुकूमत हैं, आप सूबाई मामलात में दखल अंदोज़ी कर रहे हैं, आप दर अंदाजी कर रहे हैं, आप मदाखलत कर रहे हैं, आप घुस बैठिए बनना चाह रहे हैं। ये तो हमें 10-10 नाम देते थे। तो हम चाहते थे कि वफाकी हुकूमत मदाखलत ना करे, शायद ये खुद ही ठीक हो जाए। लेकिन जब हमने देखा कि ये तो बिल्कुल ही नालायकी की हद तक मामलात को ख़राब कर रहे हैं, तब हमने जंप इन हुए और आपने देखा बहुत जल्दी। लेकिन आप देर आए सर, ठीक कर दिए, आपने देर किया, ठीक हो जाएंगे। आपने देर की, आपने देर लगेगा। अगला सीजन भी अगर आप बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब एक मिनट जी, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप? देखिए जी, मैं छोटी सी बात
ऐड करना चाहूँगा। रियाज फतेहाना साहब अपनी पार्टी के जो बहुत एक डिसेंट स्पोक्स पर्सन है उनमें से एक हैं, बड़ा एहतराम है इनका। लेकिन गुजारिश ये है कि मुसलसल जब से सिंध हुकूमत और ये वफाकी हुकूमत बनी है, हर इशू के ऊपर मुझे सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनमें अल्फाज की गोलाबारी नज़र आई है। मुझे ये लगा है कि खुदा न खास्ता सिंध हमारे पाकिस्तान का कोई सूबा ही नहीं है, किसी दूसरे मुल्क का सूबा है। हर वक्त लड़ाई वफाकी हुकूमत, भाई अब बड़े बने, कभी बड़ा बन के सोचें। वो एक छोटा सूबा है, अगर वो कोई शिकायत करते हैं जायज़ भी करेंगे, नाजायज़ भी करेंगे। अब ये कोविड का मामला आया, कोरोना का, धड़म धड़ लड़ाई हो रही है, रोज उन पे अल्फाज की गोलाबारी हो रही है। वफाकी वज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं। यार ये क्या तो सर ऐसे तो इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर आप ऐसे तो अच्छा काम नहीं कर सकते, आप ठीक तो कम से कम लड़ाई पीपल्स पार्टी से सर, मुझे पीपल्स पार्टी से पूछना था, सैर कामरान साहिबा, ये जो 18वीं वाइपर है ये कराची की सड़कों पे नहीं चलता। 18वीं तरमीम का जो वाइपर आपके पास है इसको मारें और पानी निकाल दें, 18वीं तरमीम का झाड़ू फेरें और इस शहर के अंदर से कचरा निकाल दें, कौन मना करता आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, मैंने कहा पहले मैं आपसे पूछ लूं कि आपने ही जवाब देना है या मैंने देना है? मैंने जो कहना था कह दिया, अब आप कहें, लोग सुन रहे हैं। चलें फिर, अब आप मुझे सुनेंगे। देखिए, बात यह है कि ऐसा होता है कि कभी जो ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल हो जाती है कि अगर बारिशें जो है वो खिलाफ तवक्को ज्यादा हो या सैलाबी सूरत हाल हो तो कौमी यकजहती दिखाई जाती है। ये नहीं होता कि आप जो है बजाय ये कि अपने फर्ज पूरा करने के, मैंने अभी 2 वीडियोस भेजी हैं आपके प्रोड्यूसर को, वो अमेरिका की हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं अभी थोड़ा सा तहम्मुल से सुनिएगा। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले भी हुकूमत थी और आने के बाद भी बल्दियाती इदारे MQM के पास रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी के दौर के बाद PMLN के भी इत्तेहादी रहे हैं और आज PTI के भी इत्तेहादी हैं। ये वही कराची है जिसमें भत्ता, कत्ल गारतगरी और जो है पैसे यहाँ से लंदन जाते थे। ये मैं नहीं कह रही, ये MQM के अपने ही लोग कहते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि कराची का मसला इतना सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि कराची में एक इलाका जो है वो DHA का किसी और के ज़ेर इंतजाम है, KPT का इलाका किसी और के ज़ेर इंतजाम है, रेलवेज का इलाका किसी और के ज़ेर इंतजाम है, और सब कुछ और जो बल्दियाती इदारे हैं वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ठीक है। फिर अभी इन्होंने खुद ही कहा फतियाना साहब ने कि 14 मेंबर्स, सबसे बड़े जो है जमात बन के ये कराची की उभरी, ठीक है। तो वो जो ढक्कनों के आगे ढक्कन चोरी करके बनाते थे वजीर आला की तस्वीर, अपने हल्के में अब नहीं जा सकते इसलिए कि उनकी परफॉर्मेंस नील है। आप अगर बजट नहीं देंगे, अगर आप कराची को हर रोज फतह करने का सोचेंगे तो आप मसाइल को हल नहीं करेंगे। आज यहाँ पर इस्लामाबाद में बारिश थी, ठीक है। पिंडी जो है उसमें मरी रोड जाम था, नशेबी इलाकों में पानी था। मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रही कि कराची के अंदर बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश है। मैं ये नहीं कह, मेरा शहर है, ठीक है, मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ चाहे वो DHA का इलाका हो, चाहे वो कैंटोनमेंट के जरिए इंतजाम में इलाका हो, इसलिए कि कराची एक ऐसा शहर है जो बगैर प्लानिंग के फैला है, जिसके अंदर तजावुजात हैं, जिसके अंदर आज अगर आप लोगों को बोलता है कि आप यहाँ से मूव करेंगे, नशेबी इलाके हैं, तो वहां पे जो है एक जीने मरने का मसला पैदा हो जाता है। इट नीड फोकस, इट नीड प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, इट नीड प्रॉपर ग्रोथ। उसके बगैर ये नहीं होगा। हाँ, जिस तरह से बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन मैं भी दिखा सकती हूँ, आप भी दिखा सकते हैं, मेरा अपना घर भी डैमेज हो रहा है। बाकी हम ये भी देख रहे हैं कि जी वहां पर पहाड़ी तोदा भी गिर रहा है गुलिस्तानी जौहर पे, बाकी इसलिए कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो सैलाब आते हैं, बारिशें होती हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होते हैं। कराची में क्योंकि बगैर प्लानिंग के शहर बड़ा है, क्योंकि इसका तो ये 5 साल में या 10 साल में बगैर प्लानिंग के नहीं बढ़ा, ये कंटिन्यूसली बगैर प्लानिंग के बढ़ा है, ये बगैर प्लानिंग के फैला है, इसकी आबादी ज्यादा है और उसके हिसाब से उसके वसाइल जो है उतने उसके पास होते नहीं है कि उस पर सर्व किए जाए। सिंध को जो वसाइल मिलते हैं वो पूरे सिंध के लिए होते हैं, उसी के अंदर कराची के ऊपर भी खर्च होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब उसके अंदर वफाकी हुकूमत जो है उसके इत्तेहादी होते हैं, वो कोशिश करते हैं। ये जो अहम नुक्ता आपने बयान किया वो ये है कि ये बेहंगम तरीके से और ब्रेक आ गई मैडम, और सिंध की जो हुकूमत है उसके अंदर इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। ठीक है, मुझे अभी ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। लेकिन आपकी ये नुक्ता ठीक है कि ये शहर बेहंगम तरीके से फैला, गलत तरीके से इसको डेवलप किया गया। किसने किया? एक आधा दौरे हुकूमत छोड़ के सारे ही पीपल्स पार्टी के। आज से 10 साल पहले तो ये शहर ऐसे नहीं डूब रहा था। अब क्यों डूब रहा है? जब 12 साल से आपकी हुकूमत है। पूछूंगा तो आपको गुस्सा आएगा। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो दोबारा से खबरों का हिस्सा बन चुकी है और इसके ऊपर लगातार जो है वो डिस्कशन हो रही है। डिस्कशन बड़ी तगड़ी हो रही है और सब लोग इस पे बात कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब की एक फ़ोटो भी आई है या भेजी गई है, उसमें बड़े हशाश मशाश मियाँ साहब लग रहे हैं और वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो शरीफ ख़ानदान है जो फ़ोटो आने पे पहले बुरा बनाया करता था, लेकिन अब फ़ोटो आने पे उसको अपने मसल्स शो कर रहे हैं। यानी मियाँ साहब इतने तगड़े हैं कि वो दोबारा इक़्तिदार संभाल सकते हैं। मुझे तो इसमें ये मैसेज दिखाई दे रहा है जो देने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने मसल्स लाहौर में शो किए, अपनी ताकत दिखाई कि अगर मियाँ साहब एयरपोर्ट पे आते हैं तो मैं उनके लिए किस लेवल तक जा सकती हूँ और कितने कारकुनों को ले जा सकती हूँ। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा दबाव है और ये दबाव बैरूनी दबाव है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात इंतहाई निचले लेवल पे तकरीबन अब चले गए हैं। शायद इतने बुरे कभी नहीं थे जितने इस वक्त हैं और उसके पीछे वजह है कश्मीर। सऊदी अरब कश्मीर के ऊपर मदद देने को तैयार नहीं है और बाकी मुसलमान मुल्कों को भी रोकता है। पाकिस्तान उनको कायल करता रहा 1 साल तक। 1 साल के बाद पाकिस्तान की बस होगी और पाकिस्तान ने कहा कि खुदा के वास्ते आप ये करें, नहीं करते तो हम मजबूर होंगे कोई दूसरा रास्ता अपनाने के लिए। सऊदी अरब से मायूसी हुई और इस बात को वजीर खारजा ने कह दिया 1 साल के बाद। उसका रिएक्शन सऊदी अरब से आना एक ऑब्वियस चीज़ थी, वो रिएक्शन आया और उसके बाद अब अचानक से जो इमरान खान साहब की अपोजिशन है वो रेलिवेंट होती जा रही है। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में बड़ा क्लियरली कहा कि इसराइल को तो मैं बिल्कुल तस्लीम नहीं करूंगा और पाकिस्तान में ये जिसने भी कहा है ऐसे ओपनली या अरब ममालिक में भी जिसने ये ओपनली कहा है और चैलेंज किया है उसका कोई अंजाम अच्छा नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब के लिए भी वही चैलेंजेस ऐसा लगता है अब सामने आ गए हैं। मैं रियाज फतेहाना साहब आपसे शुरू कर देता हूँ, फिर डॉक्टर साहब के पास जाऊँगा। आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब को आप वापस लेके आएंगे या वो खुद वापस आएंगे हीरो बन के पाकिस्तान में? इमरान साहब, मेरा ख्याल मियां साहब को वापस आना चाहिए क्योंकि वो इलाज के लिए गए थे। अगर उनकी हैसियत ठीक हो गई है तो अदालत में उनका बेल बांड भी है तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है क्योंकि उनके कारकुनान में भी काफ़ी मायूसी है और मुस्लिम लीग नून का ग्राफ भी नीचे जा रहा है दिन ब दिन। दूसरा, जहाँ तक मामला आपने कहा तो पाक सऊदी रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन में 2 तरफा तल्लुकात होते हैं, बायलेटरल तल्लुकात। पाकिस्तान के वक्त ईरान के साथ भी हैं, यूएई के साथ भी, कतर के साथ भी और सऊदी अरेबिया के साथ भी। हालांकि इनके आपस में मरासम बड़े शदीद ख़राब हैं यमन की वजह से और बहुत सी वजूहत की बिना पे, लेकिन पाकिस्तान ने बैलेंस रखा हुआ है। इस तरह पाकिस्तान के तल्लुकात टर्की के साथ भी हैं और मलेशिया के साथ भी। तो इस तरह भारत के साथ सऊदी अरब के तल्लुकात हैं। आप देखें कि चाइना और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी है, झड़पें भी हुई हैं लेकिन तजारत हो रही है। अमेरिका ने तब वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कह दिया है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी को शिकस्त और डेमोक्रेट्स को जो बाइडन जीत गया वहाँ पे सदर, तो चाइना कब्ज़ा कर लेगा। इसके बावजूद आप देखें सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना और अमेरिका एक दूसरे के। यस, इट इज दे आर, ये होते रहते हैं तल्लुकात सर। लेकिन नहीं, मेरा ये है कि सर इन सारी चीज़ों को आप इमरान खान साहब के खिलाफ रख के कैसे देखते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब का मुतहर्रिक हो जाना, और मियां नवाज शरीफ साहब को मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपोजिशन तो बेचारी कभी मुतहर्रिक होती है कभी नहीं होती, वो एक इररिलेवेंट चीज़ है। असल खतरा आपको मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज से हो सकता है जो क्राउड पुलर भी हैं। उनका मुतहर्रिक हो जाना इस वक्त जब सऊदी अरब आपसे नाराज हुआ, इसका मतलब क्या है? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अपनी जगह इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है। ऐसी बात नहीं है कि एक मुल्क नाराज़ हो जाए, और नाराज़ है भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने तरदीद की है कि ना उन्होंने पैसे वापस मांगे हैं, ना तेल के इश्यूज़ पे उनकी रुकावट है, कोई ऐसी बात नहीं। मफरूज़े हैं मुल्क की दुनिया के तल्लुकात के, जो बैनुल-अक़वामी तल्लुकात होते हैं, फ़ॉरेन डिप्लोमेसी जो है इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इससे ये नहीं मतलब कि बिल्कुल ही कोई हालात ख़राब हो गए, कोई ऐसी बात नहीं। कोई तो मेरा ख्याल पाक अमेरिका तल्लुकात में उतार चढ़ाव रहा। रशिया पाकिस्तान के तल्लुकात में एक वो वक्त भी आया कि रशियन जो फोर्सेस हैं वहाँ चिराट में आके पाकिस्तानी कमांडोज़ के साथ उन्होंने मुश्तरका मशक़ें की, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
हालात ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पहले से बावकार है, खुददार है। हम सही मानों में कौम सद्दा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, कश्मीर का इशू उठा चुके हैं। इसराइल के मामले में हमारा मौक़िफ़ बड़ा खुला और दो टोक है। चले देखते हैं कि आपकी अपोजिशन जो है वो इसके ऊपर आपकी अपोजिशन जो है वो इसके ऊपर आपकी इस काबिलियत को तस्लीम करती है या नहीं करती। देख लेते हैं ना। डॉक्टर तारक फजल, आज कैबिनेट ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को हर हाल में वापस लेकर आएंगे। मुझे सर सादे सवाल का जवाब बताएं। एक बंदा इलाज करवाने गया, उसके इलाज की कोई तफसील नहीं आ रही, हालांकि वो बाउंड है कि वो अपने इलाज की तफसीलात पंजाब गवर्नमेंट के साथ शेयर करे और उनसे इजाजत मांगे, लेकिन उसके बाद वो बाहर जाके बैठ जाता है और फिर इलाज करवाता भी नहीं है। और जिन इलाजों के बारे में बताया जाता है कि ये इलाज करवाने हैं, उनका कोई प्रोसीजर भी नहीं बताया जाता। और फिर अचानक तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं, कभी वॉक कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आपके कायद हैं, आपको देख के बड़ी खुशी होती होगी, हमें भी होती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, वो सेहतमंद हो गए हैं, लेकिन जिस हुकूमत ने भेजा है, क्या अब उस हुकूमत का ये नहीं बनता कि वो वापस बुला लें, जनाब ये तो बंदा ठीक ठाक है? क्योंकि जेल में बैठे हुए सारे कैदी कह रहे होंगे कि जनाब कैसी मौज लगी है कि इधर से चले भी गए, वहां ठीक भी हो गए, वापस भी नहीं आ रहे। इमरान खान, आपने 3 अहम बातें की हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, फिर ये कि सऊदी ताल्लुकात और उसकी ख़राबी की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब का या मरियम बीबी का मुतहर्रिक होना, और तीसरा जो है वो ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरबिया के साथ हमारे ताल्लुकात। मैं बहुत मुख्तसर इन तीनों में बात करना चाहूँगा। तीनों बहुत अहम मौज़ूआत हैं। पहली बात यह कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है, खुदा न खास्ता मियां नवाज शरीफ साहब स्ट्रेचर पे नहीं थे जब पाकिस्तान से गए थे, वो उस वक्त भी चल के जहाज़ पे सबके सामने चढ़ के गए थे, और अभी भी उनकी कोई तस्वीर आती है चलते फिरते चहलकदमी करते। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमने ये कहा था कि अब वो बिल्कुल कोई बेड पे आराम ही कर रहे हैं और चल फिर नहीं सकते। मरीज़ आदमी भी चहलकदमी करता है, बाहर निकलता है। एक बात। दूसरी बात ये जी कि तमाम तर वो टेस्ट रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ने उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ साहब ज़ेर हिरासत थे वो ली, अदालत में जमा कराई कि इन्हें इलाज मुआवजे की ज़रूरत है और इनकी जान को ख़तरा है, इसलिए वो बाहर गए। तीसरी बात यह कि कोरोना की वजह से उनका इलाज बिल्कुल ताख़ीर का शिकार हुआ है। उनके डॉक्टर्स जैसे ही उन्हें अलाउ करेंगे कि आपका इलाज मुकम्मल है, नवाज शरीफ वापस आएंगे। वो उस वक्त भी आए थे जब पाकिस्तान में उनको सज़ा सुनाई जा चुकी थी और वो जेल जाने के लिए आए थे। ना वो जेलों से घबराते हैं, पाकिस्तान उनका अपना मुल्क है, अपना वतन है, ज़रूर वापस आएंगे। दूसरी बात यह जी कि जो सऊदीया के ताल्लुकात और नवाज शरीफ साहब का मुतहर्रिक होना है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं, वो वक्तन फ़वक्तन हिदायत भी देते रहते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा को तलब किया गया, नैब की पेशी के लिए गई और वहाँ पे जो वाक़यात हुए वो सारे आपके टीवी चैनल्स ने दिखाए कि वहाँ पे गोलाबारी की, अपना आंसू गैस चलाए गए, पत्थर बरसाए गए और जो भी हुआ वो आपके सामने है। तीसरी सबसे अहम बात जो आपने कही, पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात कश्मीर पॉलिसी की वजह से ख़राब नहीं हुए। अच्छा। आपने ये फरमाया कि सऊदीया की कश्मीर के हवाले से जो स्ट्रेटजी रही है या उनके जो मौक़िफ़ रहा है उसके हवाले से ख़राब हुए हैं। ये मोहतरम पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के गैर ज़िम्मेदाराना बयान की वजह से ख़राब हुए हैं। मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ ख़राब हुए हैं, वो इनके गैर ज़िम्मेदाराना बयान की वजह से ख़राब हुए हैं। ये हर बयान को समझते हैं कि फ़िल्मी डायलॉग है, फ़िल्मी अंदाज से गुफ्तगू करना, फ़िल्मी अंदाज से डायलॉग बोलना। आप फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी की बात करते हैं, खुदा की कसम पाकिस्तान की जितनी भी इज़्ज़त बैरून मुल्क बढ़ेगी हम सब उस पर खुश होंगे। इस मुल्क के लिए हमारी जान हाजिर है, इस मुल्क की इज़्ज़त और तकरीम के लिए मैं आप सब हम खुश होंगे इस बात पे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर जाकर दूसरे मुल्क में बैठ के ये कहे कि मेरे मुल्क की सरजमीन आपके खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है, मैं माजरत खा हूँ, तो आपकी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। जब उसामा बिन लादेन और बाकी इन तंजीमों के हवाले से वो इंतहाई मुतनाज़ा बयान अमेरिका में बैठ के दें, हमारी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होगा। आपके वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया है हम उसे कंडेम करते हैं, और उसके बाद वही वज़ीर ख़ारजा अपने बयान के ऊपर आके बड़ी सर एक और गुजारिश सर, एक और गुजारिश, क्या आप एक मिनट सर, मुझे एक मिनट और किन किन लोगों को जाके आप बड़ा क्लियर होके आते हैं, मुझे बड़ी खुशी है सर, आप बड़े क्लियर होके आते हैं, मुझे बड़ी खुशी है। किन किन लोगों को आपने वज़ीर के बयान की मजम्मत की, क्या आप अपोजिशन पार्टी में शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब की, क्या वो अपने एक बयान में यूएई की मजम्मत कर सकते हैं कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया, नंबर 1, या वो इस बात पे सऊदी अरब की मजम्मत कर सकते हैं कि वो कश्मीर के ऊपर जो ओआईसी के अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स का जो एक इजलास होता है उनकी कौंसिल का, वो नहीं बुला रहा और रोड़े अटका रहा है लगातार सऊदी अरब, क्या उसकी मजम्मत कर सकते हैं आप लोग? 1 साल हो गया। देखें, आप ये समझते हैं कि ये अपोजिशन का काम है या पाकिस्तान की वजारत खारजा का काम है? और मुझे आप ये बताएं
कि वो कौन सा वज़ीर आज़म है। आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, तो आप देखें उनकी जान को खतरा ना हो। कौन सा वज़ीर आज़म है पाकिस्तान में जिसने कहा कि हम इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं? बहुत सारे वज़ीर आज़म हैं, भारतीय ताल्लुकात सर बहुत सारे वज़ीर आज़म हैं जो खामोश रहे। ये बात मैं आपको कह दूं कि इमरान खान साहब ने जो बयानात दिए हैं उसमें यू टर्न उन्होंने जरूर मारा है, और यू टर्न को उन्होंने ऐन, जायज, हलाल और शरई करार दिया। ये बात आपकी मुझे खतरा है कि इस बात से मैं आपकी एग्री करता हूं, लेकिन इसको एक और मैं सैर कामरान सभा के बाद ले आता हूं इस इशू को। लेकिन एक चीज ब्रेक पे जाने से पहले, पाकिस्तान के वज़राए आज़म ने ये नहीं कहा कि हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा कि कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ये भी नहीं कहा कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। इसमें फर्क है। खामोश रह जाना, उसके दो मतलब होते हैं। बोल देना, क्लियर कर देना, उसका एक मतलब होता है जो आपको सुनाई दे रहा होता है। ये फर्क है सिर्फ थोड़ा सा। ब्रेक लें, वापस आता है। वेलकम बैक नाजरीन। जी, सैर कामरान साहब, नवाज शरीफ साहब जब जा रहे थे लंदन तो आपकी पार्टी ने यह मौकिफ लिया था कि उनको डील दी गई है, और अगर किसी ने डील दी है तो वो भी बताया जाए। आप लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। अब अगर उनको वापस बुलाया जा रहा है तो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं हुकूमत वाले? बाकी इमरान नवाज शरीफ साहब ने आना है या जाना, इस पे बात होती रहेगी। जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी। आपने कहा कि जी OIC ने कश्मीर पे बात नहीं की, कश्मीर कॉज को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हमारे वजीर खारजा ने वो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं कि OIC ने मार्च में, OIC का जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर में, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। OIC ने 5 अगस्त के बाद वर्चुअल मीटिंग भी की इस साल जून में, और पिछले साल भी, और मुसलसल अपनी तमाम स्टेटमेंट्स के अंदर कंडेम किया है इंडिया को, और कश्मीर की जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसको रिजेक्ट किया है। एक चीज। दूसरी बात, आपने ये कहा कि अगर UAE ने इसराइल को एक्सेप्ट किया तो उस पे हम कंडेमनेशन स्टेटमेंट देंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मुझे इस पे बात करने दें कि तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारी मुल्क की ये पॉलिसी है कि हम दूसरे मुल्कों के मामलों में इंटरफेयर करते हैं? क्या इजिप्ट ने पहला मुल्क था, तुर्की, जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया? क्या हमने अपना जो है 2 स्टेट्स एंड 1 नेशन वाली थ्योरी को बदला? क्या इजिप्ट ने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया? क्या जो है वो जॉर्डन ने नहीं किया? और क्या जैक गोल्डस्मिथ की इलेक्शन कैंपेन इमरान खान अहमद नियाजी ने सादिक खान के मुकाबले में मेयर करने की चलाई या नहीं चलाई? यहाँ पर इसराइल का जहाज लैंड किया, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ। इस पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, इमरान खान की नेशनल असेंबली के एक मेंबर ने इसराइल के साथ ताल्लुकात पे बात की। पहली दफा जो है इसराइल पे जो बेहस शुरू हुई इसराइल के ताल्लुकात के बारे में। इसको तो वैसे डिनाई किया गया हुकूमती सतह पे। 30 सेकंड में लूंगा आपसे। डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। वो खातून है, उनका टाइम जरा आप या तो 2 गेस्ट के साथ प्रोग्राम किया करें या मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। सारे मफरूज़ हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ताल्लुकात जो है कामरान सर, ऐसे ही के ताल्लुकात जो है कोई इसमें हकीकत, सारे मफरूज़ है। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को हमेशा हेल्प की, और क्या किया है आपके वजीर खारजा ने अपनी गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुकात बिगाड़े हैं जो आपके, चाहे वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद आप पे सैंक्शन हो, चाहे सैलाब हो, चाहे जल्जला हो, चाहे कोई और कैलामिटी हो, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान वहां पे खड़ा हुआ है। 3 मिलियन पाकिस्तानी खत्म हो गया। इस तरह के जब टॉपिक होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि 5-6 घंटे होना चाहिए मेरे पास बात करने के लिए। मेरे मेहमानों का भी दिल नहीं भरता और वो मौके भी पूरी तरह सामने नहीं आता, लेकिन मजबूरी है, इस 1 घंटे में बंद करना पड़ता है मैं पूरा प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।